नमस्कार दोस्तों, स्वागत है gk.com में। तो आज की इस वीडियो में जनवरी 2022 से टॉप 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमने एक एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड लिए हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब अपने नाम किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत ने। जी हाँ फ्रेंड्स, अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब भारत ने अपने नाम किया। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से रौंद कर रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया का चैंपियन बना। ये भी पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि 8वीं बार एशिया का चैंपियन भारत बना और श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस को। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में फिलीपींस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर ले रहे हैं। फिलीपींस सरकार ने कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है। बाल विवाह को रोकने वाले कानून 6 जनवरी 2022 से प्रभावी हो गया है। इन बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर ले रहे हैं तो अब 18 से छोटी लड़की की शादी करने पर माँ बाप को 12 साल तक की जेल भी हो सकती है। इन बातों का भी ध्यान में रखिएगा, फिलीपींस सरकार ने बताई है। और फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है, ये भी जान लीजिए। और बात फिलीपींस की हुई है तो उसकी राजधानी और मुद्रा भी बहुत जरूरी है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो राजधानी की बात करें तो मनीला फिलीपींस की राजधानी हो जाएगी, और वहीं बात करें मुद्रा की, करेंसी की, तो पेसू फिलीपींस की करेंसी हो जाएगी। इन बातों का भी ध्यान में रखिएगा। और अंतिम में, वीडियो के अंत में आप बताएंगे आप इसको रिविजन कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन सारे को हम रिविजन कैसे करना है ये भी आप को हम बताएंगे वीडियो के अंत में। खैर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पढ़े भारत की। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में पढ़े भारत अभियान की शुरुआत की गई है। इन बातों का ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेने तो शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों को सिखाने के स्तर में सुधार लाने के लिए शनिवार 1 जनवरी से 100 दिवसीय पुस्तक गठन अभियान यानी पढ़े भारत की शुरुआत की। इन बात का भी ध्यान में रखिएगा। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर ले रहे हैं। और इसकी मकसद की बात करें तो छात्रों को रचनात्मक चिंतन, शब्दावली के साथ साथ मौखिक तथा लिखित दोनों तरह से अभिव्यक्ति की क्षमता के विकसित करना है इसका मकसद। ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। खैर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 15 जनवरी को। फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा, हाल ही में 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है, या हर एक वर्ष मनाया जाता है। चलिए 15 जनवरी को ही क्यों भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है इसके बारे में कुछ आपको हम बता दे रहे हैं। फील्ड मार्शल KM करियप्पा के भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभालने की याद में हर एक वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हीं के कारण 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और बता दें फ्रेंड्स, अब अगर आप फ्री में PDF पाना चाहते हैं इस वीडियो का तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, ज्वाइन हो जाएगा, वहां पे आपको फ्री में PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। खैर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। आपको ध्यान में रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 4 गांवों को राजस्व घोषित किया। चलिए हम आगे बता दे रहे हैं कौन से वो 4 गांव है। 4 गांवों के नाम आपको बता रहे हैं तो बहराइच जिले के ये भवानीपुर, टेडिया, ढकिया और बिछिया गांव जो वन गांव है, यानी इसका मतलब आपके वन से रिलेटेड ये गांव है। तो इनको राजस्व बनाया गया है इन 4 को। तो इन गांवों को
वन ग्राम के श्रेणी से हटाकर इन्हें राजस्व ग्रामों के श्रेणी में शामिल किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ये ध्यान में आपको रखना है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली स्मार्ट हाई कोर्ट जो कि पेपरलेस अदालत बन गई है वो कौन सी है इनमें से? तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल हाई कोर्ट। आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि केरल हाई कोर्ट पहली स्मार्ट हाई कोर्ट जो भारत की बनी है जो पेपरलेस अदालत बन गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर फ्रेंड के साथ जरूर कीजिएगा ताकि मोटिवेशन हमें बना रहे। वहीं केरल हाई कोर्ट के मुख्य जज की बात करें तो एस मणि कुमार वहां के मुख्य जज चीफ जस्टिस हो जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले और इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, भारत का कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना? तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश जो देश का राज्य है वो पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको शेयर कर दे रहे हैं। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना। ध्यान में रखिएगा। और भी बात कर रहे हैं, धुएं से होने वाली बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इन बातों का भी ध्यान में आप रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में यह भी बताइएगा कि आप टोटल 50 क्वेश्चन में से आप कितना स्कोर कर पाए। खैर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम यानी मानव निर्मित सूर्य का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन देश ने। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स कि चीन देश ने मानव निर्मित सूर्य का प्रयोग किया है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको बता दे रहे हैं। इस प्रयोग की बात करें तो चीन के हेफेई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस में इसका प्रयोग हुआ। और बात कर ले रहे हैं आगे बात करें तो यह लगभग 7,060 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ये है। और ये बात करें इस कब पूरा होगा तो ये इस साल के जून तक चलने की यानी प्रयोग होने की उम्मीद है। इन बातों का भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के जहां करंट अफेयर से प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न को आप पीबीआई लगा सकते हैं। प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी और रूस के नेवी ने जो जनवरी 2022 में कौन सा युद्ध अभ्यास किया, इनमें से उनका क्या नाम रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पासेक्स। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, जो भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना को जो जनवरी 2022 में युद्ध अभ्यास किया गया है उसे पासेक्स नाम दिया गया है। चलिए और आगे बता दें, ये अभ्यास कोचिन बंदरगाह में किया गया है। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बन सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में एयर इंडिया के नए चेयरमैन इनमें से किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, विक्रम देव दत्त। ध्यान में रखिएगा, एयर इंडिया के नए चेयरमैन विक्रम देव दत्त जी को बनाया गया है। अपने आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सीनियर अधिकारी विक्रम देव दत्त को एयर इंडिया का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के भी नियुक्त किया गया है। इनको 2 पोस्ट के पर नियुक्त किया है, ये आपको ध्यान में रखते हैं। और बात कर रहे हैं एयर इंडिया की, तो सन 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से स्थापित वायु सेवा है। ये पहले टाटा समूह एयरलाइंस की थी जो भारत सरकार के स्वामित्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात सेवा हो गई। फिर से टाटा ने इन्हें खरीदने का फैसला किया है या कीना है, ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार इनमें से कौन जीती? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंधाना। ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड। आईसीसी का जो 2021 का महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार स्मृति मंधाना को दिया गया, जो कि भारत की क्रिकेट खिलाड़ी हैं और T20 के कप्तान भी हैं महिला टीम की। ध्यान में आपको ये रखना है, ये बात हम आपको बता दिए हैं। कप्तान भी है ये महिला क्रिकेट T20 टीम की, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं इसी से रिलेटेड। अगला प्रश्न है हमारा, आईसीसी अवार्ड 2021 में पुरुष क्रिकेटर
ऑफ द ईयर का खिताब इनमें से किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शाहीन अफरीदी को। ध्यान में रखिएगा, आईसीसी अवार्ड 2021 का पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब शाहीन अफरीदी को दिया गया, जो कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं। ये आपको ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान टीम के ये खिलाड़ी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में एनडीआरएफ ने 9 जनवरी 1922 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 17वीं। ध्यान में आपको रखना है, 17वीं स्थापना दिवस एनडीआरएफ ने अपना मनाया, ये आपको ध्यान में रखते हैं। चलिए एनडीआरएफ के फुल फॉर्म की बात कर ले रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। एनडीआरएफ की इंग्लिश की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म हो जाएगा। वहीं बात करें हिंदी की तो राष्ट्रीय आपदा मोचक बल और नागरिक सुरक्षा, इसका हिंदी में फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत खतरनाक आपदा स्थिति के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ये भी ध्यान में रखिएगा, 2005 में इसकी एनडीआरएफ की स्थापना की गई थी। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। खैर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भरत सुब्रमण्यम। ध्यान में आपको रखना है, जो 14 साल के हैं वह 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भारत के बने हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो उन्होंने इटली के एक टूर्नामेंट में तीसरे और अंतिम ग्रैंड मास्टर मापदंड हासिल किया और यह उपलब्धि हासिल की। आप ध्यान में रखिएगा, 14 साल की उनकी उम्र है। और बात करें 73वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर भारत के सबसे युवा बने, ये भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन जीता या कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टाटा समूह। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर टाटा समूह ने जीता, ये आपको ध्यान में रखिए। वहीं पे टाटा ग्रुप अगले साल आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर होगा और आईपीएल चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने न्यूज एजेंसियों को बातचीत करते इन बातों का पुष्टि किया था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य सेन ने। ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब लक्ष्य सेन ने हासिल किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर ले रहे हैं। फाइनल मुकाबले में तीसरे वरीयता प्राप्त लक्ष्य ने सिंगापुर के लोह किन वेव को 24-22 और 21-17 से स्कोर से मात दी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आगे देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट में। तो लक्ष्य ने यह मुकाबला जीतने में 54 यानी 54 मिनटों का समय लगा और लक्ष्य सेन का करियर का यह पहला सुपर 500 खिताब है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के नए सीईओ यानी कार्यकारी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुष्प कुमार जोशी को। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के नए सीईओ यानी कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कुमार जोशी जी को बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले और इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राफेल नडाल। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल जी ने जीते थे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट के वह 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं और ऑस्ट्रेलिया के, उनको ध्यान में रखिएगा। और वह राफेल नडाल की बात करें तो वो स्पेन की खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला गया है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले वो पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन से है हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एशले बार्टी ने। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता है और ये ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी हैं, ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। ध्यान में रखना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किस टीम ने जीती? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख टीम ने। फ्रेंड्स ध्यान में रखना है, हाल ही में आयोजित की गई 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप लद्दाख टीम ने जीती है। वहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो लद्दाख की महिला टीम ने हिमाचल प्रदेश में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कौन कौन टीम इनमें भाग ली थी ये भी आपको हम बता दे रहे हैं। तो चैंपियनशिप में दिल्ली, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, तेलंगाना और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी मिलाकर कुल 6 टीमों ने भाग लिया था, उसमें से लद्दाख टीम ने बाजी मार ली, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, 26 जनवरी 2022 को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उसमें कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 73वीं। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, 26 जनवरी 2022 को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उसमें 73वीं गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ मनाई गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पाकिस्तान की पहली महिला न्यायाधीश कौन नियुक्त हुई? तो इसका आंसर चला जाएगा फ्रेंड्स आयशा मलिक को। ध्यान में रखना है, पाकिस्तान में पहली बार किसी महिला को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया या बनी पाकिस्तान में, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले और इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रघुवेंद्र तंवर जी को भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला है हमारा प्रश्न, हाल ही में फिनटेक विभाग, ध्यान में रखना है, फिनटेक विभाग की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा फिनटेक विभाग की स्थापना की गई, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ बता दे रहे हैं आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने गत्यात्मक रूप से बढ़ते वित्तीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हेतु फिनटेक विभाग की स्थापना की है, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 126 बाघों की मृत्यु हो गई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2021 में के अनुसार 126 बाघों की मृत्यु हो गई है, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दया प्रकाश सिंध, ये आपको ध्यान में रखना है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दया प्रकाश सिंध को दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा, हर साल किस दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 दिसंबर को। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, 26 दिसंबर को हर एक वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इसकी घोषणा कर दी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले और इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में पहली तिमाही के अनुसार भारत का कौन सा स्थान या रैंकिंग दिया गया है? तो इसका आंसर होगा 83
रैंक, ध्यान में रखिएगा 83 रैंक भारत को हेनले पासपोर्ट की पहली तिमाही 2022 में दिया गया है। चलिए शीर्ष देशों की बात कर ले रहे हैं, क्योंकि शीर्ष देश से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। शीर्ष स्थान पर बात करें तो जापान और सिंगापुर पहले स्थान पर बने हुए हैं। ध्यान में रखिएगा दोनों पहले शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे लगातार दूसरी बार फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लेवांडोव्स्की। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, लेवांडोव्स्की को सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर के रूप में चुना गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये मेसी को पछाड़ कर लेवांडोव्स्की बने बेस्ट फुटबॉलर। ध्यान में रखें, रोनाल्डो को मिला स्पेशल अवार्ड, ये आपको ध्यान में रखिएगा इन बातों को। रोनाल्डो को भी कुछ मिला है, अवार्ड से घोषित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ध्यान में रखना है 21 जनवरी को। 21 जनवरी को तीन राज्य को, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य को एक ही दिन 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहां पर दिखाया गया या प्रदर्शित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर के लोंगेवाला में, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन जैसलमेर के लोंगेवाला में किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब 2022 अपने नाम किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पीवी सिंधु। आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब 2022 पीवी सिंधु ने अपने नाम की हैं। ये प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। बढ़ते हैं इसी खेल से रिलेटेड। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्विंटन डिकॉक ने। ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, क्विंटन डिकॉक ने, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, उन्होंने टेस्ट से संन्यास लिया है और वो ओपनर बैट्समैन हैं, बैटिंग करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ओपनिंग करते हैं दक्षिण अफ्रीका टीम के लिए। खैर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी भारत की? ध्यान में रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरप्रीत चंडी। आपको ध्यान रखना है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला हाल फिलहाल में हरप्रीत चंडी जी बनी है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो कैप्टन हरप्रीत चंडी ने अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने ऐसा करने वाली वह पहली भारतवंशी और अश्वेत महिला है। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है। ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन वीवीआई और इंपॉर्टेंट लिए गए हैं ताकि आपको आने वाले एग्जाम में जरूर हेल्प हो सके। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। खैर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में से एक स्टेशन का नाम किनके नाम पर रखने की घोषणा की है मॉरिशस सरकार ने? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है रेलवे स्टेशन परियोजना का, एक्सप्रेस का नाम मेट्रो। ध्यान में रखना है आपको, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जम्मू और कश्मीर का पहला दूध वाला गांव यानी दूध गांव किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जेडी गांव है उसे दूध गांव के रूप में घोषित किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। थोड़ा फास्ट में करा देना है कि समय की भी ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए। खैर बढ़ते हैं अगले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर। यहाँ से तो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं आपके पद्म पुरस्कार से। तो केंद्र सरकार ने इस बार 2022 में कुल कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। टोटल 128 पद्म पुरस्कार की केंद्र सरकार ने घोषणा की है, जो स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर घोषणा हर एक वर्ष की जाती है। चलिए एक एक करके बता दे रहे हैं कि कौन से पुरस्कार
कितने को घोषणा की गई। तो पद्म पुरस्कार की बात कर ले रहे हैं तो पद्म भूषण पुरस्कार की बात करें तो टोटल 17 जारी किया गया, और वहीं बात करें पद्म विभूषण पुरस्कार की तो 4, और पद्मश्री पुरस्कार की बात करें तो 107। तो तीनों को ऐड कीजिएगा तो 128 यानी 128 पद्म पुरस्कार केंद्र सरकार ने घोषित किए हैं। ये आपको ध्यान में रखिए। इसके लिए हम अलग से इंडिविजुअल वीडियो बना दिए हैं, जाकर आप चैनल पर चेक कर देख सकते हैं। सारे जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं सारे इसमें हम कवर कर दिए हैं। खैर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर विनोद शर्मा को ध्यान में रखिएगा। इनको दिया गया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ खास नहीं है इसलिए नहीं डिस्कस, जहां जहां जरूरत है इंपॉर्टेंट पॉइंट का आपको एक्सप्लेन हमने किया है। खैर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टाटा, रतन टाटा को ध्यान में रखिएगा। असम सरकार के द्वारा असम वैभव सम्मान रतन टाटा जी को दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, खीरा और ककड़ी जो कि सब्जी और फल दोनों में शायद आ जाती है, खीरा सब्जी में भी आ जाती है, फल में भी गिना जा सकता है, और ककड़ी जिसे दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना? ये आपको बताना है। खीरा और ककड़ी का दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। ध्यान में रखिएगा, भारत खीरा और ककड़ी का दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है। यहाँ से एग्जामिनर जरूर पुट कर सकता है आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि जब भारत देश की बात होती है कुछ भारत में नीचे या ऊपर जाता है रैंकिंग में, या अच्छे में या खराब में, तो यहाँ से कुछ एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता ही है। ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नरेंद्र मोदी द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 29 बच्चों को टोटल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 85 रैंक है भारत की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले और इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। आईसीसी पुरस्कार 2021 पुरुष एक दिवसीय यानी ओडीआई जो 50 ओवर की गेम खेली जाती है, उसमें क्रिकेटर ऑफ द ईयर का किताब किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाबर आजम को, जो कि पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं और ओपनर बैट्समैन भी हैं। ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड। आईसीसी पुरस्कार 2021 पुरुष क्षेत्र में पुरुष में एक दिवसीय ओडीआई जो 50 ओवर की खेली जाती है, उसमें बाबर आजम को दिया गया है, जो कि पाकिस्तान के कप्तान और ओपनर बैट्समैन भी हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं बात कर रहे हैं आईसीसी पुरस्कार 2000 के T20 पुरुष के क्षेत्र में का खिताब, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद रिजवान। ये भी पाकिस्तान के प्लेयर हैं जो कि ओपनर बैट्समैन करते हैं और T20 के अच्छे बल्लेबाज हैं। ये आपको ध्यान में रखिए हैं। और ये भी आपको बता दें कि भारत के कोई भी खिलाड़ी को क्रिकेटर ऑफ में पुरुष में शामिल नहीं किया गया है। एक महिला T20 के की गई थी स्मृति मंधाना जी को, जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब उन्हें दिया गया है। ध्यान में रखिएगा। और ओडीआई की बात करें तो महिला में तो झूलन गोस्वामी और मिताली राज को ओडीआई में आईसीसी टीम में चुना गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। खैर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चरणजीत सिंह हॉकी खेल से जुड़े थे। ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न भी बन सकते हैं आपके एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले और इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पियरे ओलिवियर गौरीचंस। ध्यान में रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गौरीचंस को नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विनय कुमार त्रिपाठी जी को हाल ही में रेलवे बोर्ड का नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। आपको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एग्जामिनर आपसे घुमाकर क्वेश्चन पुट कर सकता है। हाल ही में जारी हुए पद्म पुरस्कार में जनरल बिपिन रावत जी, जो कि हमारे सीडीएस थे और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो कि केरल में हुई थी वहां पे उनकी शहादत हो गई थी, तो उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये प्रश्न जरूर बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पद्म विभूषण। ध्यान में रखिएगा, इनको मरणोपरांत जनरल बिपिन रावत जी को, जो कि पूर्व सीडीएस हैं, हमारे देश के पहले सीडीएस थे, उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। खैर बढ़ते हैं अगले और आखिरी प्रश्न की ओर आज के। उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भी प्रश्न आपके एग्जामिनर पुट जरूर कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कल्याण सिंह को, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, जो मरणोपरांत इनको भी दिया गया है। ये भी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। उनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जानकारी के लिए आपको बता दें, ये बीजेपी पार्टी से थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनको मरणोपरांत दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार से, और पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। तो आज का प्रश्न यही समाप्त हुआ। तो रिवीजन की बात करें तो आप करंट अफेयर टॉप 50 है, इसको हम डाल देंगे टेलीग्राम पर, वहां से रिवीजन कर दीजिएगा। और क्यूज का भी कहिएगा तो आयोजन करा दिया जाएगा ताकि आपको रिवीजन हो सके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।